नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे प्रकाश क्या है और इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती जैसे प्रकाश के स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब जानते हैं प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसी गुण के कारण छाया का निर्माण होता है। दूसरा गुण, प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देना। तीसरा गुण, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल सकती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। चौथा गुण, प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो विद्यार्थियों, याद रखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये सीधी रेखा में चलता है तथा इसका परावर्तन और अपवर्तन हो सकता है। इन्हीं गुणों के आधार पर हम दर्पण, लेंस और प्रकाश से जुड़ी अनेक घटनाओं को समझते हैं। अब हम जानेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले समझते हैं दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती की लौ और जलती हुई टॉर्च। अब बात करते हैं अदीप्त वस्तुओं की। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पुस्तक और हमारा शरीर। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो याद रखिए, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं देती लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसी अंतर को समझकर हम अपने आसपास की वस्तुओं को आसानी से दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में बांट सकते हैं। अब हम समझेंगे विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक माध्यमों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। वो पदार्थ या माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर सकता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश लगभग पूरी तरह गुजर जाता है और उसके दूसरी ओर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच और साफ पानी। दूसरा है अर्धपारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश तो गुजरता है लेकिन उसके दूसरी ओर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे पारभासी या अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे धुंधला कांच और ट्रेसिंग पेपर। तीसरा है अपारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर और धातु। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर याद कर लेते हैं। पारदर्शी प्रकाश आसानी से गुजरता है। पारभासी या अर्धपारदर्शी प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। अपारदर्शी प्रकाश नहीं गुजरता। इन्हीं 3 प्रकार के माध्यमों की सहायता से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से होकर किस प्रकार गुजरता है। चलिए अब हम समझेंगे प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश जिस दिशा में चलता है उस दिशा को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। अब समझते हैं प्रकाश पुंज। बहुत सारी प्रकाश किरणें जब एक साथ किसी दिशा में चलती हैं तो उनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को लगभग समांतर माना जा सकता है। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की ओर आती हैं और आगे जाकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर एक दूसरे से दूर होती जाती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो विद्यार्थियों, याद रखिए, एक प्रकाश किरण प्रकाश के चलने की दिशा को दर्शाती है। कई प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रकाश हमारे शरीर से परावर्तित होकर दर्पण पर पड़ता है और दर्पण से वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है।
इसी कारण हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन में प्रकाश की जो किरण दर्पण पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण में प्रतिबिंब बनना इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। अब बारी आ गई है प्रकाश के परावर्तन के मुख्य शब्द। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानना जरूरी है। आपतित किरण, जो प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर आकर गिरती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण की सतह पर गिरती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखने की आसान बात, आपतित किरण दर्पण पर आती है, परावर्तित किरण दर्पण से वापस जाती है। आपतन बिंदु वो स्थान है जहां किरण दर्पण पर गिरती है। अभिलंब आपतन बिंदु पर दर्पण के लंबवत होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ मापे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए समतल दर्पण और चिकनी धातु की सतह। इस परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता है। विसरित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं, तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, कागज और लकड़ी की सतह, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। याद रखने की आसान बात, चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, खुरदरी सतह से विसरित परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें परिभाषा और चित्र के साथ पूछा जा सकता है। अब आज की इस क्लास में हम आ पहुंचे हैं दर्पण पर। हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। दर्पण एक ऐसी चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करती है और जिसके कारण हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान्य आईना इसका उदाहरण है। दूसरा है अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट और शेविंग मिरर में किया जाता है। तीसरा है उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में पीछे का अधिक क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात जब दर्पण की हुई है तो हम जरूर लालच करेंगे कि इसमें अपनी छवि देखें, लेकिन रुको, पहले जान लेते हैं कि ये छवि या प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण या किसी चमकीली सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो हमें उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है। दर्पण में दिखाई देने वाला हमारा चेहरा ही हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमें दिखाई देता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इस प्रकार दर्पण या लेंस से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण दिखाई देने वाली वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में न जाने कितने हजारों बार हमने अपनी छवि निहारी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये छवि बनती कैसे है? आइए समझते हैं। जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण की सतह से टकराकर परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं।
इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि वे दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं। इसी स्थान पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि हमारा सीधा हाथ दर्पण में उल्टे हाथ की तरह दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोलाकार दर्पण की ओर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग के समान होती है उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, जिस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु की ओर एकत्र कर सकता है। उत्तल दर्पण, जिस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। गोलाकार दर्पण की शब्दावली। गोलाकार दर्पण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानना जरूरी है। ध्रुव दर्पण की परावर्तक सतह के बीच के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग लेकर गोलाकार दर्पण बनाया गया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से दर्शाते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। याद रखें, वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच संबंध होता है। R बराबर 2 गुना F। अब अवतल दर्पण की किरणों के 4 नियम समझते हैं। इन नियमों को याद कर लिया तो प्रतिबिंब बनाना दर्पण के सामने सेल्फी लेने जितना आसान हो जाएगा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। यानी किरण दर्पण से मिलकर सीधे फोकस की ओर निकल पड़ती है। दूसरा नियम, अगर कोई किरण मुख्य फोकस F से होकर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। मतलब फोकस से आए तो समानांतर होकर गई। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली किरण दर्पण पर सीधी पड़ती है, इसलिए वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जैसे कह रही हो, जहां से आई थी वहीं वापस जाऊंगी। चौथा नियम, ध्रुव P पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के नियम के अनुसार वापस जाती है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो विद्यार्थियों, बस 4 बातें याद रखिए। समानांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस वाली किरण समानांतर जाएगी, C वाली किरण उसी रास्ते वापस आएगी और P वाली किरण परावर्तन के नियम का पालन करेगी। इन 4 नियमों से अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाना काफी आसान हो जाएगा। विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे परीक्षा में किरण आरेख, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें ध्यान से समझते हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र C से बाहर होती है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है। प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। याद रहे बच्चों, ये रे डायग्राम बार बार बनाकर देखने से समझ में आएंगे, तो इन्हें हल्के में मत लेना और जितना अभ्यास कर सकते हो करना। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होती है तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। इसका आकार वस्तु के बराबर होता है और यह उल्टा तथा वास्तविक होता है। चौथी स्थिति, जब वस्तु F और C के बीच होती है तो प्रतिबिंब C से बाहर बनता है। प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर होती है तो परावर्तित किरणें समानांतर हो जाती हैं, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता हुआ माना जाता है। छठी स्थिति, जब वस्तु F और P के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये बड़ा, सीधा और आभासी होता है। परीक्षा के लिए खास बात, इन 6 स्थितियों के किरण आरेख बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में किसी एक स्थिति का किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति लिखने के लिए कहा जा सकता है। याद रखने की आसान ट्रिक, अनंत से C तक वस्तु को पास लाने पर प्रतिबिंब F से C और फिर C से आगे जाता है
और जब वस्तु F के अंदर आ जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है। इसलिए 6 स्थितियों के साथ उनके किरण आरेख का अभ्यास जरूर करें। अब जानते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्न है। शेविंग और मेकअप के लिए अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग और मेकअप में किया जाता है। जब चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इससे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। टॉर्च और वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। प्रकाश के स्रोत को फोकस के पास रखने पर प्रकाश की किरणें लगभग समानांतर होकर आगे जाती हैं। सर्चलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये प्रकाश को एक निश्चित दिशा में भेजने में मदद करता है। सौर भट्टी में बड़ी अवतल दर्पण वाली सौर भट्टी में सूर्य की किरणों को एक स्थान पर एकत्र किया जाता है। इससे वहां बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। परीक्षा के लिए याद रखें, अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग हैं शेविंग दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण, टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, सर्चलाइट, सौर भट्टी। इनमें से कोई भी 3 या 4 उपयोग परीक्षा में उदाहरण सहित लिखे जा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह विषय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। इसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फैल जाती है। उत्तल दर्पण में वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को दर्पण के जितना भी पास या दूर रखें, प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं बदलती। यानी यहाँ दर्पण का नियम काफी सीधा है। वस्तु कहीं भी रखो, प्रतिबिंब सीधा और छोटा ही मिलेगा। परीक्षा के लिए याद रखें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का अधिक क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। अब हम गोलाकार दर्पण के एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे। परीक्षा में इस सूत्र से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f का अर्थ है फोकस दूरी, v का अर्थ है प्रतिबिंब की दूरी, u का अर्थ है वस्तु की दूरी। अब न्यूमेरिकल हल करते समय सबसे जरूरी है चिन्हों का ध्यान रखना। इसके लिए दर्पण के लिए कार्टेशियन चिन्ह परंपरा का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में सामान्यतः f ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण में f धनात्मक होता है। दर्पण के सामने रखी वस्तु के लिए u ऋणात्मक होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिए गए मान लिखेंगे। f बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक होगा, इसलिए f बराबर -10 सेंटीमीटर और वस्तु दर्पण के सामने है, इसलिए u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। याद रखने की परीक्षा वाली ट्रिक, पहला कदम है दिए गए मान लिखो। दूसरा कदम है चिन्ह परंपरा के अनुसार u, v और f के चिन्ह लगाओ। तीसरा कदम है दर्पण सूत्र लिखो। चौथा कदम है मान सूत्र में रखकर गणना करो। पांचवा कदम है उत्तर के साथ इकाई जरूर लिखो। और सबसे जरूरी बात, न्यूमेरिकल में केवल उत्तर लिखने के बजाय फॉर्मूला, गिवन, कैलकुलेशन और फाइनल आंसर जरूर लिखें। इससे उत्तर साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है और अंक मिलने की संभावना बेहतर होती है। अब हम समझेंगे दर्पण के रेखीय आवर्धन को। ये टॉपिक परीक्षा में न्यूमेरिकल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेखीय आवर्धन का अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात। रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। दर्पण के लिए इसका सूत्र है m बराबर h2/h1 या m बराबर -v/u। यहाँ m बराबर रेखीय आवर्धन, h2 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 बराबर वस्तु की ऊंचाई, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। अब एक आसान बात याद रखिए, अगर m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा होता है। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर m का परिमाण 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है। अगर m का परिमाण 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा होता है। अगर m का परिमाण 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है। याद रखने की सबसे आसान बात है, रेखीय आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है।